तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 14वां दिन है। इससे पहले मैं इंग्लिश का 13 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ, जो लिखा गया हुआ है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा, और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे द सोल्जर, जो लिखा गया हुआ है रूपेट ब्रूक के द्वारा। और ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का सारांश यानी कि समरी पूछ दिया जाए। और आने वाले एक दो वीडियो में आपका रेनबो पार्ट 2 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही चैप्टर अब बच गए हैं। आपका मैं कम समय लेता हूं, 15-20 मिनट में दो दो चैप्टर को ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक चैप्टर के लिए 1 घंटा नहीं लूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं एपिटाफ और द सोल्जर की समरी को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को और लाइन एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एन एपिटाफ, जो लिखा गया वह वाल्टर डिलामेयर के द्वारा। और मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि एक चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। एक चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में लाइन एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, जो चारों चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समरी को समझते हैं कि एपिटाफ का समरी क्या है। अगर बोर्ड एग्जाम में ये पूछ दिया जाए तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यही चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देनी है। An epitaph is written by Walter de la Mare. Epitaph is a tomb of dead body where lies a beautiful lady. An epitaph जो है वो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया हुआ है। और एपिटाफ जो है ना, एक डेड बॉडी का टॉम्ब है, मकबरा है, जहाँ पे एक सुंदर लेडी लेटी हुई है, आराम फरमा रही है। और आप सब जानते होंगे टॉम्ब का मतलब क्या होता है, मकबरा का मतलब क्या होता है और एपिटाफ का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर एक कब्र है और एक कब्र में एक लोगों को दफना दिया जाता है तो कब्र को हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, ग्रेव कहते हैं, कब्र, ग्रेव। और जब इसी पे जो है सो मकबरा बना दिया जाता हो तो उस मकबरे को हम लोग क्या कहते हैं, टॉम्ब कहते हैं, है ना। मकबरा को जैसो कहा जाता है टॉम्ब। और उस मकबरे पे देखिएगा आप लोग, संगमरमर पे, पत्थर पे जो है सो उस बंदे के बारे में लिखा हुआ होता है कि उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, नाम क्या था। तो जिस पत्थर पे जो चीज़ लिखी हुई होती है ना उसके बारे में, उसको हम लोग कहते हैं समाधि लेख, यानी कि एपिटाफ कहते हैं। तो ये भी चैप्टर आपका एपिटाफ है, एक मकबरे के बारे में बताया गया हुआ है। एक्चुअली पोइट लव्ड वेरी मच टू दैट लेडी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो कब्र में सोई हुई है ना, जो मकबरे के अंदर है, कब्र के अंदर है, जो आराम फरमा रही है जो लेडी, वो लेडी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और उस लेडी से, उस औरत से पोएट जो है वाल्टर डिलामेयर, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वन डे दैट लेडी डाइड एंड बरीड फाइनली इन द ग्रेव। और एक दिन वो लेडी मर जाती है, वो औरत मर जाती है और उसको कब्र में दफना दिया जाता है। सो इन दिस पोएम पोइट इज एक्सप्रेसिंग हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी हु इज लेइंग इन द ग्रेव। इसीलिए इस कविता में कवि जो है अपने सैड फीलिंग को बता रहे हैं उस लेडी के लिए जो लेडी कब्र में जो है सो लेटी हुई है। द पोएट्स गोज टू द टम्ब विच वॉज मेड इन द मेमोरी ऑफ दैट लेडी। अब पोएट उस टम्ब के पास, उस मकबरे के पास जाते हैं जो उस लेडी के याद में बनाया गया हुआ होता है। ही विप्स देयर बिटरली एंड थिंक्स हु विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ। और वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत ही रोते हैं और सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद जब मैं मर जाऊंगा तो इस लेडी को याद करने वाला कौन होगा। अभी मैं हूं तो इस लेडी को याद कर लेता हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो इसको कौन याद करेगा। ये ऐसी लेडी थी, इतनी खूबसूरत लेडी थी, जब दुनिया में जीवी थी तो हर कोई इसके दीदार के लिए तरफ जाता था, लेकिन आज इसको मरने के बाद कोई याद नहीं कर रहा है। पोएट इज द ओपिनियन दैट मैन इज अ मॉर्टल एंड सोल इज इमॉर्टल। पोएट का ये ओपिनियन है, ये राय है कि मैन जो है ना, इंसान जो है वो मरणशील है, लेकिन जो आत्मा होता है ना, सोल जो होता है वो इमॉर्टल है, वो अमरणशील है, वो कभी मरने वाला नहीं है। Poet says body falls down into pieces but soul changes the other new body to live.
पोएट ये कहते हैं कि जो बॉडी होता है ना हम लोग का, वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, टूट जाता है, यानी कि मिट्टिया में मिल जाती है, लेकिन जो हमारा सोल होता है वो एक दूसरे बॉडी का रूप ले लेता है जिंदा रहने के लिए। The poet says, whoever comes on the earth must die, but their fame remains permanently in this universe. पोएट कहते हैं जो कोई भी इस धरती पे आया है उसको हर हाल में मरना है, एक न एक दिन वो मरेगा ही, लेकिन उसकी जो प्रसिद्धि है ना वो हमेशा हमेशा के लिए इस यूनिवर्स में बना रहेगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एपिटाफ इज रिटन बाई, एपिटाफ किनके द्वारा लिखा गया हुआ है तो आप सब जानते होंगे, पढ़ चुके हैं। ये वाल्टर डिलामेर के द्वारा जो है सो लिखा गया हुआ, यानी कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाल्टर डिलामेर वाज बॉर्न। वाल्टर डिलामेर का जन्म कब हुआ है तो वाल्टर डिलामेर का जन्म 1873 ईस्वी को चार्ल्टन शहर में, चार्ल्टन एक गांव का नाम है, वहां पे इनका जन्म हुआ था 1873 में, यानी कि ए हो जाएगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, ये लाइन जो लिखा गया हुआ किनके द्वारा तो वाल्टर डिलामेर के द्वारा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी इज टेकन फ्रॉम, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है, एपिटाफ से। वाल्टर डिलामेर डाइड इन, वाल्टर डिलामेर की मृत्यु कब होती है तो 1956 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। एपिटाफ, एपिटाफ डील्स विद ए डैश, ए ब्यूटीफुल डैश, एपिटाफ में एक ब्यूटीफुल किसके बारे में बताया गया हुआ, औरत के बारे में, लेडी के बारे में, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। वाल्टर डिलामेर बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी, वाल्टर डिलामेर कौन से सेंचुरी के ये पोएट है तो ये है 20वीं सेंचुरी के, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। वाल्टर डिलामेर वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन केंट इंग्लैंड, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ चार्ल्टन गांव में इनका जन्म हुआ है। द ट्यून ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू डैश, तो ये ट्यून जो है, ये जो पोएम है एन एपिटाफ ने, इसका ट्यून जो है वो मिलान कली है, यानी कि उदासीपन इसमें जैसे बयान किया गया हुआ है, यानी कि सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डैश, तो सिर्फ और सिर्फ 4 साल की उम्र में ही अपने फादर को खो देते हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। द लेडी मेंशन इन दी पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू, वो लेडी जो एन एपिटाफ में जिसके बारे में चर्चा किया गया हुआ वो लेडी कहाँ से है तो वेस्ट कंट्री की लेडी है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन पिकॉक पाई इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई हुई, ये दोनों किताब वाल्टर डिलामेर के द्वारा। वाल्टर डिलामेर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड, तो वाल्टर डिलामेर एक लेडी को जानते हैं जो अब मर चुकी है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, यहाँ पे एवर होगा। पोएट सोचते हैं कि ये जो खूबसूरती है ना ये हमेशा के लिए नहीं है, एक न एक दिन इसको ख़त्म होना है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर, तो रिमेंबर हर, उसको कोई याद नहीं रखेगा। वाल्टर डिलामेर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद द क्वीन एलिजाबेथ टू इन डैश, तो वाल्टर डिलामेर को कौन सा अवार्ड मिलता है ऑर्डर ऑफ मेरिट का, कब 1963 ईस्वी को क्वीन एलिजाबेथ टू के हाथों से। द लेडी बिलोंग टू डैश कंट्री, तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। द पोइट कंसिडर्स हर द मोस्ट डैश लेडी, ब्यूटीफुल लेडी। द लेडी लाइज इन, कहाँ लेटी हुई है, ग्रेव में, सही आंसर ए हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को याद नहीं करना है, मैं शुरू से आप लोग को बताते आ रहा हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 में आपको जवाब देना है 2 नंबर का, यानी कि 10 होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन 10 मिलेगा, और इसमें से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपको जैसे 5 में से 3 का जवाब देना है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सिर्फ आपको 14-15 क्वेश्चन याद करना है, जिसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। बचा 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन के लिए हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो समरी याद करेंगे ना वहीं से 1-2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक साल क्वेश्चन पूछा गया हुआ था वेयर डज द लेडी लाई, लेडी कहाँ लेटी हुई है, तो आप लोग समरी में याद किए शी लाइज इन ग्रेव, वह कब्र में जो है सो लेटी हुई है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद नहीं करना। अगर फिर भी आप लोग याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया गया हुआ है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लाइन एक्सप्लेनेशन में आप लोग को मैं समझाते आ रहा हूँ कि आपको ट्रिक्स पहचानना है। पहले तो सेंटेंस पहचान लेना कि वो जो लाइन है वो किस पोयम से लिया गया हुआ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ब्यूटीफुल लेडी वेस्ट कंट्री क्रम्बल वैनिशेज। अगर किसी भी पोयम लाइन में अगर ये वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ जाइए वो लाइन जो है ना सो कहाँ से लिया गया होगा,
इन एपिटाफ से लिया गया होगा। यानी कि इन एपिटाफ सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल देखने को मिल जा रहा है, वेनिशेस देखने को मिल जा रहा है। अगर ये कहीं पे भी देखने को मिल जाए, समझ जाए वो लाइन जो है कहाँ से, इन एपिटाफ से। और कैसे एक्सप्लेन करना आप सबको मालूम है। सबसे पहले लिख देना है सब पोयम में जितना भी लाइन रहेगा, जितना भी एक्सप्लेन करना है, द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम इन एपिटाफ। अगर द सोल्जर से रहेगा तो द सोल्जर लिख देंगे। अगर आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से रहेगा तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिख देंगे। विच इज़ रिटन बाय, जिसके द्वारा लिखा गया हुआ रहेगा, और उसके बारे में एक लाइन लिख देना है। और बाकी जो समरी आप लोग याद किए वो समरी को इसमें ऐड कर देना है। जो आपको मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, इसको और अच्छे से समझना है तो आप लोग क्रैश कोर्स का पहला पार्ट जो है वो देख लीजिए। चलिए अब एक और चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है द सोल्जर, जो लिखा गया हुआ है रूपेट ब्रुक के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग समरी को समझते हैं, समरी को देखते हैं क्या है समरी। द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम इन फॉर्म ऑफ सोनेट कंपोज्ड बाय द ग्रेट वार पोएट रूपेट ब्रुक। अब द सोल्जर जो है ना एक देशभक्ति पोएम है, और किस रूप में इसको कंपोज किया गया हुआ है, सोनेट के रूप में कंपोज किया गया हुआ है। किसके द्वारा? रूपेट ब्रुक के द्वारा, जो एक वार पोएट है। अब सोनेट किसको कहते हैं तो आप सब जानते होंगे। सोनेट हम लोग वैसे पोएम को कहते हैं जिसमें कितने लाइंस होते हो, 14 लाइंस होते हो, उसको सोनेट कहा जाता है। 2 स्टेंजा इसमें होता है। पहले स्टेंजा में जो है 8 लाइन, और दूसरे स्टेंजा में 6 लाइन। जो 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेव कहा जाता है, जो 6 लाइन होता है उसको सेस्टेट कहा जाता है। तो ये सोनेट है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा चुका है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर हु गोज टू अ फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हीज ओन कंट्री। अब इस चैप्टर में पोएट जो उस सैनिक के सोच को, सैनिक के फीलिंग को जैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो अपने देश के लिए लड़ने के लिए वो दूसरे देश में जाते हैं, कि ताकि अपने देश को जैसो विजय प्राप्त करवा सके। He feels that the piece of foreign land where he will be buried in case of death will be forever England। वह कहते हैं कि वह महसूस करते हैं कि नहीं, कि अगर उनको जैसो अगर उनकी मौत हो जाती है, कि नहीं, अगर उनकी मौत हो जाती है और उसको विदेशी ज़मीन के टुकड़े में दफन किया जाएगा, है तो इंग्लैंड के, लेकिन अगर उनकी मौत दूसरी जगह पे हो जाती है, एग्जाम्पल तौर पे जर्मनी में हो जाती है, अमेरिका में हो जाती है, अगर दूसरी जगह पे उनकी मौत हो जाती है और वहाँ पे उसको दफन कर दिया जाता है, तो जिस ज़मीन पे उसको दफन किया जाएगा वो ज़मीन का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ही कंसीडर्स द पीस ऑफ फॉरेन लैंड टू बी इंग्लैंड बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। वह मानते हैं कि वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे उसको दफन किया जाएगा वो इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि उस पोएट का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ है, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, सारी चीज़ें उनको इंग्लैंड में मिली है। तो वो तन है कि नहीं, वो जो है सो डस्ट, यहाँ पे पोएट अपने आप के लिए डस्ट का, यानी कि सोल्जर के लिए डस्ट का यूज़ किए हुए हैं। वो डस्ट जो है सो इंग्लैंड का है, इसलिए जब उसमें दफन किया जाएगा तो वो ज़मीन का टुकड़ा इंग्लैंड का हो जाएगा। He also expresses his sense of gratitude of his country for everything he got, the flowers, the air breathes, the laughter that he has learned from the friends. Thus the poem show the poet's great love for his motherland। और यही नहीं, पोएट अपने देश के लिए आभार व्यक्त भी करता है, जो उनको देश से सारी चीज़ें मिली है, कि नहीं, वो हंसी जो दोस्तों से उन्होंने सीखा है, वो हवा, वो फ्लावर, इन सभी चीज़ के लिए अपने देश का आभार व्यक्त करता है। और इस तरह से इस पोएम में दिखाया जाता है कि किस तरह से पोएट अपने मदरलैंड से प्यार करता है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द सोल्जर इज रिटन बाय रूपेट ब्रुक। स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज डैश। तो यहाँ पे जो द सोल्जर में जो स्पीकर है, वक्ता है, वो क्या है? एक सोल्जर ही है, सैनिक है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज ए सोनेट। तो 14 लाइन जिस भी कविता में होता है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। द सोल्जर इज डैश पोएम, तो वार पोएम है, बी होगा। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू दी बोथ स्टेंजाज, यानी किसकी तारीफ और प्रशंसा की गई है दोनों स्टेंजा में? तो इंग्लैंड की गई है, यानी कि बी हो जाएगा। रूपेट ब्रुक स्पीक्स इन द ग्यूइंस ऑफ एन डैश सोल्जर। रूपेट ब्रुक जो सो किसके पक्ष में बोलते हैं? तो इंग्लिश सोल्जर के पक्ष में बोलते हैं, यानी कि ए हो जाएगा। डैश इज इनविटेबल, क्या जो है सो निश्चित है, तो मौत जो है सो निश्चित है, हर किसी को मरना ही है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर इज नॉट एफ्रेड ऑफ डैश। स्पीकर जो सो नहीं डर रहे हैं, वक्ता नहीं डरते किसी से? मौत से, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। द डस्ट स्टैंड्स फॉर डैश। तो डस्ट का यूज जो किया गया वो सोल्जर के लिए, सैनिक के लिए, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। तो वो इंग्लैंड का ही पार्ट होगा, जहाँ पे उसको दफन किया जाएगा, उसको जिससे इंग्लैंड का पार्ट कहा जाएगा। रूपेट ब्रुक वाज बॉर्न इन, रूपेट ब्रुक का जन्म कब हुआ? तो 1887 ईस्वी में, ए हो जाएगा। रूपेट ब्रुक डाइड इन, रूपेट ब्रुक की मृत्यु कब हुई? 1915 में, ए हो जाएगा। रूपेट ब्रुक वाज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय होम। तो ये कहा गया था डब्ल्यू बेस्ट के द्वारा, ये लाइन जो है डब्ल्यू बेस्ट के द्वारा कहा गया था, ये लाइन डिस्क्राइब किया गया था, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत व्यक्ति जो है। रूपेट ब्रुक डाइड ऑफ बिकॉज ऑफ डैश। तो रूपेट ब्रुक डाइड बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया, इनकी मृत्यु सेप्टिसीमिया के कारण हुई थी। रूपेट ब्रुक वाज डैश पोएट, रूपेट ब्रुक कौन से पोएट है? वार पोएट। द सोल्जर इज डैश, एक द सोल्जर क्या एक सोनेट है, यानी कि बी हो जाएगा। द सोल्जर इज डैश पोएम, तो ये एक पैट्रियोटिक पोएम है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म इज द एसेंस ऑफ डैश, तो द सोल्जर का है। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेस इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर। तो देखिए अगर सिर्फ इंग्लैंड रहेगा तो 4 पे टिक लगाएंगे, इंग्लैंड और इंग्लिश दोनों रहेगा तो आपको 6 पे टिक लगाना, और सिर्फ इंग्लिश रहेगा तो 2 पे टिक लगाना है। तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लैंड है तो सही आंसर 4 हो जाएगा। द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश ड्यूरिंग व्हाट मेजर वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो सो ये कविता जो सो लिखी गई है, सही आंसर ए हो जाएगा। द वर्ड इटरनल मीन्स, तो इटरनल का मतलब क्या होता है? फॉर एवर, हमेशा के लिए। द पोइट रूपेट ब्रुक बिलोंग टू, ये रूपेट ब्रुक कैमी सेंचुरी के पोइट हैं, तो 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, सही आंसर ए हो जाएगा। ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ये जो कविता लिखी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली एज में लिखी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, आपको याद करने की शायद ज़रूरत नहीं है, यही क्वेश्चन अभी आपको 2020 में पूछा गया था। इज़ द स्पीकर एफ्रेड ऑफ डेथ। क्या स्पीकर जो वक्ता जो मौत से डर रहे हैं? आप सब जानते हैं नहीं, वो मौत से जो नहीं डरते। तो लाइन एक्सप्लेनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन एक्सप्लेनेशन जो सिर्फ आपको याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ रहेगा? तो इटर्नल लगा हुआ रहेगा, डाई लगा हुआ रहेगा, कॉन्सील्ड लगा हुआ रहेगा, रोम लगा हुआ रहेगा, इंग्लिश लगा हुआ रहेगा। तो बात समझ लीजिए, वो जो होगा वो पल्स लगा हुआ रहेगा, तो किस में हो जाएगा? द सोल्जर में हो जाएगा। और उसको आप लोग जिस तरह से मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ उस तरह से आपको लिख देना है। द गिवन स्ट्रेंजर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सोल्जर विच इज़ रिटन बाय रूपेट ब्रुक एंड ही इज़ नोन एज अ वार पोएट। और जो आप समरी याद की, समरी के लाइन को आपको लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।